नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ अभिषेक सत्यव्रतम मौजूद हैं। भारतीय बाजार हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन, जबकि हम देख रहे हैं बाजार में बिकवाली का दबाव हावी। कमजोरी है करीब 130 अंकों की। 22,800 के लेवल्स इस वक्त 22,760 के स्तरों पर। निफ्टी करीब 152 अंकों की बिकवाली दिखाते हुए। 22,800 के इंपॉर्टेंट स्तर जो थे उनको भी तोड़कर अब कमजोरी और ज्यादा गहराती हुई नजर आ रही है, विच इज अ साइन ऑफ कंसर्न। बैंक निफ्टी में करीब 400 अंकों की गिरावट है और बैंक निफ्टी में भी छोटे मजौली हो चाहे लार्जर प्लेयर्स हो, बड़ी दिग्गज बैंक हो, बिकवाली का दबाव जो है क्लियरली हावी होता हुआ दिख रहा है। बाजार की बड़ी बातें आपके सामने रख देते हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में जहां हम देख रहे थे कि सेंटिमेंट सुधरते हुए कल के सत्र में नजर आए, आज के सत्र में वापस से ब्रॉडर मार्केट्स में गिरावट हावी होती हुई। मिड कैप और स्मॉल कैप भी आज बाजार की बिकवाली से अछूते नहीं है। हम देख रहे हैं बिकवाली हावी। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 700 अंकों की गिरावट नजर आएगी, वहीं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी गिरावट के साथ ही कामकाज। तो छोटी मजौली कंपनियां भी आपको कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इस वक्त नहीं दे रही है। बाजार में कमजोरी जो है गहराई है और इस गहराई के कई सारे कारण हैं। कमजोरी के कई सारे कारण हैं और ग्लोबल सेटअप भी है जहां से कोई ज्यादा मोमेंटम या ट्रिगर्स नहीं आते दिख रहे हैं। आज सुबह भी हमने देखा था विदेशी बाजार से कोई खास संकेत नहीं थे भारतीय बाजार के हक में। भारतीय बाजार के अपने भी सेंटिमेंट्स वीक, टेक्सचर वीक और ट्रिगर्स और इवेंट्स, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन फिलहाल तो कुछ नहीं है। जो थे वो सारे पैन आउट हो चुके हैं और इस वक्त एक नए ट्रिगर का इंतजार जरूर है। आने वाले 1 घंटे में क्या कुछ है ये आपको बता देते हैं। उसके बाद अभिषेक से जानेंगे कि इस बड़ी गिरावट के पीछे की अहम वजह है क्या है। 2:35 पर क्लोजिंग ट्रेड्स, यानी कि यहाँ से चंद मिनटों में आपके लिए हम लेकर आएंगे हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के क्लोजिंग ट्रेड, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन उनके क्या है। 2:40 पर ऑप्शन के चैंपियन, साथ ही मार्केट 3 बजे कैसा नजर आ रहा है, कौन सी खबरें हैं जो कि आखिरी आधे घंटे में आपके लिए जानना जरूरी है, 3 बजे आपको बताएंगे। BTST STBT ट्रेड्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। लास्ट जब 15 मिनट बचे होंगे बाजार में तब एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं BTST STBT को लेकर, और साथ ही ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। कल के लिए, आने वाले हफ्ते के लिए ये सारी चीज़ों पर भी विस्तार से बातचीत होगी। बहरहाल फिलहाल फार्मा सेक्टर में हम देख रहे हैं गिरावट है। मेटल स्टॉक्स की चमक जो है वो इस वक्त बरकरार है कमजोर बाजार में भी, तो मेटल स्टॉक्स पर विस्तार से बातचीत होगी और कुछ तमाम स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के दम पर एक्शन में है। अभिषेक, गुड आफ्टरनून। गिरावट ही गिरावट, उम्मीदें तो थी लेकिन ये हफ्ता भी कमजोरी भरा ही निकल गया। बिल्कुल मानसी, देखिए कॉन्फिडेंस के लिहाज से काफ़ी डैमेज हो रहा है आज, और आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। होता यह है अमूमन कि बाजार गिरता है, फिर हम बताते हैं कि उसकी रीज़न ये है। अभी क्या है कि बाजार गिर रहा है, हम रीज़न खोज रहे हैं। दिक्कत ये है क्योंकि कोई ट्रिगर नहीं है बाजार के लिए तेज़ी के, और प्रेशर लगातार हम देख रहे हैं। आज जो डैमेज है वो थोड़ा सा ना कन्विक्शन का भी डैमेज होगा, क्योंकि एक क्रूशियल लेवल को निफ्टी होल्ड कर रहा था। पिछले 4 सत्र से हम देख रहे थे कि 22,900 के ऊपर क्लोजिंग हो रही थी, लेकिन अभी जो इंडेक्स है निफ्टी ट्रेड कर रहा है 22,800 के भी नीचे, और करीब करीब 1.25 अंकों के आसपास की बिकवाली आ गई है। देखिए बाजार को जब चलना चाहिए था तब नहीं चला। अच्छा बजट था, बाजार ने उसको डिस्काउंट कर दिया। RBI की तरफ से रेट कट आया था, बाजार में उस पर भी कोई ज़्यादा हमने मूव आते हुए दिखा नहीं। तो अब तो अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। अब तो देखा जाए तो कुछ कुछ बुरी खबरें ही हैं। एक टैरिफ वाली टेंशन है जो डोनाल्ड ट्रंप ने परेशान कर रखा है भारतीय बाजारों को, और दूसरा हम देख रहे हैं कि अब ऑटो शेयरों में जो गिरावट हो रही है उसका लिंकेज ये है कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि नई EV पॉलिसी आ रही है तो ऑटो शेयर टूट रहे हैं। तो अच्छी खबरों का अभाव है, और जो बुरी खबरें आ रही हैं वो बाजार को सीवियर पनिशमेंट भी दे रही हैं। और FIs की बिकवाली तो लगातार खैर चली रही है। कल के सत्र में भी 3,000 करोड़ रुपए के आसपास की कैश में बिकवाली आई है। तो FIs का अभाव, कुछ कुछ बुरी खबरें ये डैमेज कर रही हैं। और आज चूंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, लोग अपनी पोजीशन को ओवरनाइट कैरी नहीं करना चाहते हैं, कि उनको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप रात को पता नहीं आकर ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर क्या कह दें, क्या स्टेटमेंट दे दे टैरिफ को लेकर। तो उसके चलते भी आज हम देख रहे हैं कि लोग अपनी पोजीशन थोड़ी सी जो भी है उसको काट रहे हैं, तेजी से निकल रहे हैं, और उसके चलते बाजार पर प्रेशर बन रहा है। कुछ कुछ सेगमेंट में बाइंग है, और वो है हिंडाल्को में हम देख रहे हैं कि आज 2% के आसपास की तेजी है। टाटा स्टील में तेजी है। मेटल में, माइनिंग में थोड़ी सी बाइंग है। आप निफ्टी का मेटल इंडेक्स देखेंगे तो वहां पर 4-5 सत्र के आसपास की तेजी हो गई है। अदरवाइज आज का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है। मिड कैप, स्मॉल कैप वहां थोड़ी बाइंग आ रही थी पिछले 2-3 सत्र से, लेकिन वो भी आज फिजल आउट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मिड कैप में करीब 1.5% के आसपास की गिरावट है। निफ्टी का, अगर स्मॉल कैप का अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो वहां पर भी 1% के आसपास की दिक्कत है। तो ये दिक्कतें बाजार के लिए हैं, परेशान कर रही हैं। और आज अगर 22,800 के नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर दिक्कत थोड़ी सी बाजार के लिए और बढ़ सकती है। आज 12:30 बजे हमारे साथ कुणाल शाह थे,
उनका ये कहना था कि 22,700 अब ये सपोर्ट लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो गिरावट थोड़ी सी और डीप हो सकती है। चलिए जरा समझते हैं, अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं अपने साथ में और उनसे बाजार के लेवल समझेंगे और अगले 1 घंटे में तमाम खबरों को लेकर भी चर्चा करेंगे, ट्रेड समझने की कोशिश करेंगे और जहां पर मूव्स बड़े हैं शेयरों में उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया हैं, तेजस शाह हैं जेम फाइनेंशियल से, और इसके अलावा अमोल आठवाले भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटक सिक्योरिटीज से। अमोल जी, राजेश जी, तेजस जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी न्यूज़ स्वदेश पर। तेजस जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आज बाजार में ये जो गिरावट आई है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये मतलब बहुत मशक्कत करके बाजार ने 22,800 22,900 को होल्ड किया था, आज उसके नीचे है, आपको लगता है कि गिरावट और यहां से बढ़ सकती है बाजार में? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आज भले ही निफ्टी ने जो सपोर्ट है वो तोड़ा है, लेकिन जो मोमेंटम है वो अभी भी नीचे की तरफ है नहीं, और जो ब्रॉड बेस्ड सेलिंग है वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज लास्ट आवर में थोड़ी रिकवरी आ सकती है और 750 22,750 और 22,800 का जो अहम स्तर है अभी भी होल्ड कर रहा है। तो मुझे ऐसी बड़ी पैनिक नहीं लग रही है। अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो मुझे लगता है 200 से 250 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। तो नेक्स्ट सपोर्ट विल इज डायरेक्टली एट 22,500। बट जब तक क्लोज होता नहीं है मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहूंगा और मुझे लग रहा है यहाँ से लास्ट हाफ एन आवर में शायद बाइंग आ सकती है। ठीक है, तो कुल मिला के मार्केट्स के अंदर अगर आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं तो आज फिर से ऑटो प्रॉब्लम बनी, 3 दिन पहले फार्मास्यूटिकल्स प्रॉब्लम बनी। ऐसे करके अगर एक एक सेक्टर को लेके 5-5 दिन में खबरें आती हैं तो आपका बाजार सुधरेगा ही नहीं, लगातार टूटता रहेगा। आज ऑटो के लेके जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम से वैसे एक है। आप तो ईवी का हब बनना चाह रहे थे, हम तो ईवी का हब तो बहुत दूर की बात है, ड्यूटीज़ को काटना पड़ रहा है और इम्पोर्ट खोलना पड़ रहा है। और आपको हमने जब मोदी जी यात्रा पे गए थे तब भी आपको हमने ये बात बताई भी थी बहुत अच्छे से एनालिसिस करके कि 6 या 7 सेक्टर ऐसे डिसाइड हुए हैं जहाँ पे यूएस को एग्जिट या उसका एंट्री बहुत अच्छे से दे दिया जाएगा। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ डील, और इसमें कोई हमें गुरेज भी नहीं है। तो मार्केट्स में रोटेट हुई खबरें हैं, उसमें केमिकल्स है, उसमें ईवी था, उसमें एक दो सेक्टर्स और भी थे, उसमें स्पेस वाला हिस्सा भी है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, बट इसमें ये प्रॉब्लम है कि कंपनीज और मार्केट दोनों इसके लिए तैयार नहीं है। एकाएक खबर आती है कि मार्च में पॉलिसी आ जाएगी और सीधा 110% से ड्यूटी घटाकर 15% कर देते हैं। भाई 1-2%, 5-10-20% तो करो, सीधा ही 15%। ठीक है, बोले जी हम अपने देश में ईवी को बढ़ाना चाहते हैं, हमारा पर्पस तो ईवी है और हमारा पर्पस कुछ और है ही नहीं। पता नहीं, पर्पस तो है, ठीक है, अब आगे क्या बोलना। 135 पॉइंट की गिरावट अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर दिख रही है। और तेजस अभी जो कह रहे हैं पुल बैक आ सकता है मार्केट्स के अंदर, हो सकता है हम एक थोड़े डिसाइसिव लेवल पे आ जाएं। ऑप्शंस पकड़ लेंगे सर, कोई लास्ट के घंटे के लिए कोई ऑप्शंस है आपके पास? नहीं, ऑप्शन के लिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अभी भी क्लैरिटी है नहीं। अगर पिछले 4-5 दिन से देखेंगे तो बाजार यही स्तर पे घूम रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बार डिसिसिव साइड कोई मूवमेंट आता है तो ही फिर ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए। फॉर टाइम बिंग मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग इन ऑप्शन। ठीक है, अब एक दो शेयर मैं आपसे पता कर लूँ, उसके बाद फिर मेरे सहयोगियों के पास भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। मेरे पास तो सच्ची में क्वेश्चंस ही नहीं है, मैं तो क्या पूछूं। मैं जब अभी आया तो मैं उल्टा 5 मिनट लेट हो गया ज्वाइन करने में। मेरे को लगा कोई एक्साइटमेंट तो है ही नहीं, क्या 5 मिनट पहले भी ज्वाइन करके भी क्या फ़ायदा हो जाएगा। तो मेरा तो बहुत ही बुरा हाल है इसमें, मैं तो आपके सामने बोल ही नहीं पा रहा हूँ। पॉलिसी बाज़ार के अंदर थोड़ा मोमेंटम अच्छा बन रहा है आज, थोड़ा वॉल्यूम बैक्ड भी है। लग रहा है कि सीरीज़ की एक्सपायरी तक खिंच सकता है माल इसके अंदर। एक बार चेक करेंगे आप तेजस, आप चेक करेंगे इसी के अंदर पॉलिसी बाज़ार। देखिए, पॉलिसी बाजार की हम बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। स्टॉक जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है और 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है।
1450 के करीबन, सॉरी 1480 के करीबन स्टॉक ने थोड़ा सपोर्ट लिया और एक हल्की सी पुल बैक रैली दी है। मुझे लग रहा है ये पुल बैक रैली अगर और कंटिन्यू होती है तो एक बार हम 1620 तक के भी लेवल देख सकते हैं। बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर वीक है। जब तक 1620 के नीचे स्टॉक रहेगा, जो ब्रॉडर ट्रेंड है अभी भी वीक है, तो यहां से कोई पुल बैक रैली आती है और लॉन्ग पोजीशन किसकी अटकी हुई है तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए। राजेश पालवे भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है। राजेश सर नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कैसे काट रहे हो सर आप टाइम? क्या करते हो सर ऑफिस में आके? क्लाइंट्स को बता रहे हो कि ये खरीदो ये बेचो, या क्लाइंट्स का पुराना पोर्टफोलियो एडजस्ट कर रहे हो? कैसे टाइम कट रहा है आजकल आपका? और दूसरा ये कैसे आप अपने मन को समझाते हो? रोज़ सुबह उठते हैं, रोज़ पिटते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर पिटते हैं, फिर सो जाते हैं। ये कैसे मैनेज कर रहे हो सर आप? भाव छोड़ो, ये सब शेयरवेयर्स तो बाद में पूछूंगा, पहले ऑपरेशंस बताओ, कैसे आप टाइम काट रहे हो मार्केट में? तो काफी डिफिकल्ट टाइम है, उसको काटना भी डिफिकल्ट ही होता है। तो कुछ ना कुछ तरीके निकाल लेते हैं, तो कुछ नई चीजें पढ़ने में थोड़ा टाइम इन्वॉल्व करते हैं। वीकेंड पे इवेंट है इंदौर में, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना था, तो वो प्रिपेयर कर रहे थे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इस मार्केट में तो देखिए, क्योंकि आप सुबह देखें शाम को देखें, मार्केट वहीं का वहीं घूम रहा है। स्टॉक्स में 2 से 3% के करेक्शन है, कोई स्टॉक्स में कहीं बड़ा करेक्शन भी है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट बिल्कुल नेगेटिव साइड में है। तो पार्टिसिपेशन वाइज भी देखें तो काफी डल पार्टिसिपेशन है। क्यूरीज भी जो आ रही है वो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज पे ही आ रही है कि अब ऑलरेडी जिस तरीके से उनके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में काफी बड़े करेक्शन आ चुके हैं, उन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, कितना और वेट करना चाहिए, किस जगह एवरेज करना चाहिए, इसी तरीके की मेजर क्यूरीज आ रही है। तो ये क्यूरीज पिछले 1-2 महीनों में काफी इंक्रीज हो गई है, क्योंकि हम एक बड़े ब्रोकिंग फर्म है, तो काफी बड़ा क्लाइंट बेस है, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से इस तरीके की क्यूरीज आती है, तो उनको एड्रेस करने में भी काफी कुछ समय निकल जाता है। भी समझ सकती हूँ राजेश जी। इनफैक्ट सिचुएशन ही ऐसी है कि सिनेरियोज हर दिन ऐसे पैन आउट होते हुए नजर आते हैं और भारतीय बाजार लगातार वॉलेटिलिटी की चपेट में ही आते हुए कमजोरी की ही साइंस दिखाते हैं। और हर दिन हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी देखिए इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी तोड़ रहे हैं इस वक्त मार्केट्स। स्टॉक स्पेसिफिक भी बाजार की चाल को अगर आप देखेंगे और सेक्टर स्पेसिफिक भी इस वक्त अगर देखें, मेजर प्लेयर्स लाइक L&T, हिंडाल्को, HDFC बैंक, HCL टेक्नोलॉजीज और NTPC कुछ चुनिंदा प्लेयर्स हैं जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड महिंद्रा एंड महिंद्रा, ICICI बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे के सारे स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ दिख रहा है। मेजॉरिटी ब्रॉडर मार्केट्स में भी गिरावट हावी है। मेटल इंडेक्स को छोड़ दीजिएगा तो इसके अलावा हर सेक्टर, हर पॉकेट में भी गिरावट है। चलिए अब जानते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स में हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स हैं और उनसे समझते हैं स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्लोजिंग ट्रेड्स में। गुड आफ्टरनून अमोल जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे क्लोजिंग ट्रेड्स में? गुड आफ्टरनून। आई थिंक मार्केट में दबाव जरूर है, बट अच्छे लेवल्स पे जो स्टॉक्स अवेलेबल है वहां पे एक फेडरल बैंक के ऊपर फोकस जा रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 180 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर मार्केट में टेक्निकल बाउंस बैक आता है तो ये कहीं ना कहीं 190 192 तक जाने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 175 का। और दूसरा मैं IRCTC के साथ जाना चाहूंगा, 728 के आसपास है, ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बाय साइड पे मैं देख रहा हूँ। 770 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और 710 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। बहुत बड़ा करेक्शन हुआ है, हालांकि आज और कल जो रेलवे स्टॉक्स में जो बाउंस बैक आया था वो कहीं ना कहीं सस्टेन होता दिख रहा है। आज के दिन में भी अगर हम देखते हैं तो मार्केट में करेक्शन जरूर है, बट रेलवे स्टॉक्स थोड़ा सा कंसोलिडेट होते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है ये रिवर्सल कंटिन्यू रहने के चांसेस फिलहाल ज्यादा लग रहे हैं। अगर यही सेटअप कंटिन्यू रहता है तो IRCTC में भी एक टेक्निकल बाउंस बैक जो हुआ है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस दिख के आ रहे हैं। दोनों खरीदारी के बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में फेडरल बैंक अमोल जी की रेडार पर खरीदारी कीजिए। यहाँ पर 190 के टारगेट्स मानकर चल रहे हैं और 192 तक जाने का भी दमखम रखता है। स्टॉक IRCTC पर भी खरीदारी की राय, 770 टारगेट यहाँ पर एंटिसिपेट करके चल रहे हैं अमोल।
लेकिन चलिए राजेश जी से भी उनके क्लोजिंग ट्रेड समझते हैं और हमारे फंडामेंटल पैनल पर भी धर्मेश शाह जुड़े हैं। धर्मेश जी स्वागत है आपका, आपसे भी बातचीत करेंगे, बस क्लोजिंग ट्रेड्स लेकर वापस आपकी तरफ लौटते हैं। राजेश जी बताइए क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके? तो दो स्टॉक्स आइडियाज हैं, दोनों बाय साइड के। पहला है एसबीआई लाइफ। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉक जिस तरीके से इस तरीके के वॉलेटाइल मार्केट में भी स्टॉक पे एक कंफर्ट जोन देखने को मिला है। स्टॉक को 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। वीकली चार्ट पे भी देखें तो पिछले 2-3 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है। हमें लगता है एसबीआई लाइफ का ये स्ट्रक्चर, इसमें फर्दर अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है यहाँ पे 1525 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1460 के आसपास। और दूसरा स्टॉक मेटल स्पेस से, उसमें टाटा स्टील यहाँ पे पसंद आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में डेली चार्ट पे ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। पूरे मेटल स्पेस में ही एक बाइंग इंटरेस्ट हमने देखा है, पिछले 4-5 सेशन से बनते हुए दिखा है। टाटा स्टील अपने चैनल के अपवर्ड ट्रेंड लाइन को पेनिट्रेट करते हुए यहाँ पे देखने को मिला, और हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा मूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। 148 150 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 137 का। देखिए एसबीआई लाइफ खरीदारी के मौके और टाटा स्टील, एसबीआई लाइफ 1525 तक के टारगेट्स और टाटा स्टील में 148 तक के लक्ष्य मानकर चल रहे हैं। राजेश जी, तो 4 कॉल्स खरीदारी की हो गई, खरीदारी के ही आ रहे हैं सारे कॉल्स। तेजस जी, क्या आपके रेडार पर खरीदारी और बिकवाली दोनों सेल साइड एंड बाय साइड स्ट्रेटेजीज हैं? मैंने एक बैलेंस अप्रोच सिलेक्ट किया है आज के लिए, क्योंकि जो मार्केट है वो एक क्रूशल लेवल पे है। तो यहाँ से एक बड़ी मूव आने की उम्मीद है इधर साइड। तो एक जो स्टॉक है मेरा बाई साइड पे, वो मेटल सेक्टर से ही है, वो भी दिग्गज टाटा स्टील ही है। मेटल स्टॉक्स में हम आज काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं, बीट हिंदाल्को, सेल या टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा स्टील में एक रिसेंटली एक अच्छा खासा बेस बना के हम एक राइजिंग चैनल में स्टॉक देख रहे हैं। और कल के सत्र में और आज के सत्र में देखेंगे तो स्टॉक ने अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर कंसेक्यूटिवली ट्रेड कर रहा है। चार्ट सेटअप काफ़ी अच्छा है स्टॉक का। तो टाटा स्टील में करंट भाव में या डिप में खरीदारी करिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 135 के नीचे। पहला लक्ष्य रहेगा 147 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 152 का। और जो सेल साइड में मेरा ट्रेड है वो है पीएफसी लिमिटेड में। पीएफसी का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है, और पिछले 2 महीने से स्टॉक जो है अपने 20 दिन की मूविंग एवरेज को सरपास नहीं कर पा रहा है। और एक जब भी कोई पुल बैक रैली आती है तो 20 दिन की मूविंग एवरेज से रिवर्सल दिखा रहा है। आज भी स्टॉक ने 20 दिन की मूविंग एवरेज को छुआ है और सडनली हम उसमें बिकवाली का प्रेशर देख रहे हैं। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल की बात करें तो रिसेंट जो फॉल आया था उसका 50% फिबोनाची रिट्रेस लेवल पे स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो करंट भाव पे या पुल बैक रैली में बिकवाली की राय रहेगी पीएफसी में विद स्टॉप लॉस अबव 400। पहला लक्ष्य रहेगा 372 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 360 का। पीएफसी आरईसी दोनों में हम कमजोरी देख रहे हैं लगातार, और पीएफसी में आपको नई बिकवाली की सलाह दे रहे हैं तेजस। 372 और 361 रुपए के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस लगा के चलिए 400 रुपए पर। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो शेयर है 386 रुपए के भाव के आसपास आपको दिखेगा। आरईसी के मुकाबले ज़्यादा कमज़ोर रहा है पीएफसी। और दूसरा जो शेयर है, आज हम देख रहे हैं कि मेटल काउंटर में लगातार चौथे सत्र में तेजी है। टाटा स्टील आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं 147 और 152 के टारगेट के लिए 135 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए अब धर्मेश भाई को जोड़ते हैं। धर्मेश भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट से। धर्मेश जी, कई बार क्या होता है ना कि ये कहा जाता है कि नहीं, बाय ऑन डिप्स, गिरावट पर खरीद लीजिए, अच्छे शेयर जोड़ लीजिए। क्या आपको लगता है कि अभी माहौल वही वाला है, गिरावट पर खरीदने वाला क्या, या फिर लोगों के मन में ये भी है कि ऐसा गिरावट पर खरीदना है, थोड़ा और बेहतर भाव पर ले लें? बाजार को आप कैसे देख रहे हैं, यहाँ से और गिरावट है या फिर संभल जाएगा यहाँ से? Good afternoon and thank you for inviting me on your show. Definitely, I think so. There is too much of pessimism. जब मैं सुन रहा था आप लोगों को तो कहीं ना कहीं लग रहा है काफी pessimism है मार्केट में right now. But just want to highlight एक दो चीज हम highlight करना चाहते हैं आपको कि कहीं ना कहीं मार्केट में हम जब ये pessimism की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट समझने के लिए अपने को सेंटिमेंट या मार्केट ब्रेथ समझना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं मार्केट ब्रेथ देखता हूँ, which gives you the indication of the sentiment of the market. तो अगर आप पिछले 2 दशक का देखेंगे मार्केट का सेंटिमेंट, मार्केट ब्रेथ की बात कर रहा हूँ, तो सीएनएक्स 500 के टोटल नंबर ऑफ 500 स्टॉक्स में से
जब स्टॉक्स 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर होते हैं तो हम उसे अच्छा कहते हैं, बराबर है? तो कहीं न कहीं यहाँ पे अगर आज की तारीख में आप देखेंगे करीब 12 से 13% स्टॉक्स है जो 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर है ऑफ टोटल सीनेक्स 500। तो हिस्टोरिकली लास्ट 2 दशक में 6 या 7 बार ऐसा हुआ है कि जब-जब उस लीडिंग पे आया है 12 के आसपास, 12-14 के आसपास और 50 डे मूविंग एवरेज जब 5 या 6 के आसपास आती है, only 5 to 6% of the stocks above 100-day moving average of total Sensex 500, तभी-तभी बाजार में एक एक्सट्रीम पेसिमिज्म होती है और वहीं के आसपास कहीं पे ड्यूरेबल बॉटम बनती है। करंट स्टेटस की मैं बात करता हूँ तो इस हफ्ते में जब मार्केट पहली बार टूटा था मंगलवार, तभी भी देखेंगे तो आप सीनेक्स 500 के जितने भी स्टॉक्स थे 200 डे के वो 13 के रीडिंग पे आए थे और टोटल ऑफ सीनेक्स 50 डे मूविंग एवरेज वाले जो स्टॉक्स थे वो 5 के रीडिंग पे आए थे। कहीं न कहीं ये दिखा रहा है कि एक्सट्रीम पेसिमिज्म, एक्सट्रीम रीडिंग मेक्स द मार्केट मूव बॉटम। मे बी आज 22,800 हमने तोड़ा है लेवल, 300-400 पॉइंट की गिरावट हो सकती है, पैनिक सेलिंग, आई डोंट रूल आउट दैट। 22,200 22,500 की रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट कहीं न कहीं हमें लग रहा है यहीं कहीं पे बाजार का एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनना चाहिए। टू अर्ली टू से कि फाइनल बॉटम है, पर शॉर्ट टर्म बॉटम यहीं कहीं बनना चाहिए और नेक्स्ट हफ्ते में हम कहीं न कहीं टेक्निकल पुल बैक आने वाले दिनों में देखेंगे। मार्केट को लेकर ये व्यू। राजेश जी, आज ना ऑटो शेयरों में रिवर्स गियर लग गया। एमएनएम करीब 6% टूट गया, टाटा मोटर में 2% गिरावट, मारुति सुजुकी भी प्रेशर में है और जो खबरें आ रही हैं कि सरकार ईवी को लेकर नई पॉलिसी लाने वाली है। सीधे ईवी पर जो इंपोर्ट ड्यूटी फिलहाल 110% से घटाकर 15% कर देगी। हालांकि ये शर्तों के साथ होगा, कंपनीज को यहाँ पर प्लांट लगाना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन एमएनएम में जो आज की जो गिरावट है, इसको अगर हम जोड़ लें तो ये 5 साल का सबसे खराब वीकली परफॉर्मेंस है। 3200 वाला शेयर गिरते गिरते हम देख रहे हैं कि 2700 रुपए के भी नीचे चला गया। आप ऑटो में क्या यहां से और डैमेज होते हुए देख रहे हैं या फिर कहीं वैल्यू बाइंग का मौका है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, आप ब्रॉडर मार्केट अगर हम देखें तो पूरे ब्रॉडर मार्केट में ही करेक्शन है। ऑटो इंडेक्स में भी अगर हम देखें, निफ्टी ऑटो इंडेक्स को भी देखें तो वहां पे भी एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी देखा है और निफ्टी ऑटो इंडेक्स अपने सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे सस्टेन करते हुए दिख रहा है और ये ऑलमोस्ट 5th कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे एक दबाव निफ्टी ऑटो इंडेक्स में देखने को मिला है। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट देखें निफ्टी ऑटो इंडेक्स के भी, तो स्टॉक निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने एक अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक डाउन किया हुआ है, जो कि है करीब 22,200 की जोन में। तो जब तक 22,200 का लेवल निफ्टी ऑटो इंडेक्स रीगेन नहीं करता है तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स तो दबाव में रहेगा और हो सकता है कि ये फॉलो अप सेलिंग में ये इंडेक्स का लेवल लोअर साइड पे 21,000 के नीचे भी फिसलता हुआ दिखे। रही बात M&M की, आज का जो फॉल देखें या ये वीकली कैंडल भी अगर हम इसकी देखें तो ये सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे स्टॉक ने एक लॉन्ग बियरिश कैंडल बनाई है बैक टू बैक और उसने अपने एक कंसोलिडेशन रेंज के जो सपोर्ट एरिया है उसको भी आज तोड़ा है। तो हमें लगता है कि अगर ये वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 2750 के ऊपर वापस से रिगेन नहीं कर पाता है तो यहाँ पे फॉलो अप सेलिंग आते हुए दिख सकती है एंड देन नेक्स्ट लोअर टारगेट जो बन सकता है या एक मजबूत सपोर्ट जिसको हम बोल सकते हैं जो अभी दिख रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से वो 2500 के आसपास है। तो 2750 का लेवल या तो रिगेन कर ले, आज वीकली क्लोजिंग तो अनलाइकली है उसके ऊपर, तो ये वीकली क्लोजिंग इसके नीचे होगी तो हमें लगता है कि फर्दर फॉलो अप सेलिंग अगले वीक में देखने को मिलेगी और डाउनसाइड में 2600 2550 तक की डाउनसाइड ओपन यहाँ पे अभी भी हमें लगता है होते हुए दिख रही है। या तो भाई आगे बढ़ो या तो थोड़ा और पीछे आओ। M&M ये भाव पे कुछ भी नहीं करना बनता है और आज पहला झटका लगा तो इसलिए सेकंड झटका क्या ऊपर का लगेगा नीचे लगेगा, इसलिए कम से कम एक दिन और दे दो। अब कल तो है छुट्टी, तो एक दिन का मतलब सोमवार का दिन दे दो। कुछ लोगों ने आज तपस्या की होगी तो फिर से वापस से 22,800 स्क्रीन पर आपको देखता हुआ मिल जाएगा। 49,000 बैंक निफ्टी का भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट यहीं आके रोक रहा है, लेकिन बुरी चीज़ भी यही है कि यहीं ही आके क्यों रोक रहा है, इसके ऊपर क्यों नहीं चला रहा। धर्मेश भाई शुक्रिया, पहले तो थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। चलो मैं आपको 10 लाख रुपए का कहीं से इंतज़ाम करवा के दूं तो आप धर्मेश भाई क्या खरीदोगे मार्केट में? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, यस डेफिनेटली 10 लाख
या 5 लाख, अभी तो फिलहाल ट्रू काफी सर। पेसिमिज्म है मार्केट में, बट डेफिनेटली आई थिंक सो अगर यहाँ पे अगर खरीदना है अगर, तो आई थिंक सो बैंकिंग इज द फर्स्ट सेक्टर विच आई विल लुक आउट फॉर। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी या बैंकिंग स्टॉक्स प्राइवेट एज वेल एज पीएसयू बैंक्स कहीं ना कहीं थोड़ी रेजिलियंस है। नो डाउट लास्ट 2 दिन में हमने कहीं ना कहीं थोड़ी गिरावट देखी है, पर बैंकिंग एक सेक्टर है जहाँ पे हम डेफिनेटली बाई करेंगे। अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग डेफिनेटली कंजम्पशन पार्ट भी एक है जहाँ पे हमें लग रहा है कि डेफिनेटली देखना चाहिए पुल बैक के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज समथिंग लाइक, अगर मैं देखता हूँ कि मेटल स्पेस कहीं ना कहीं रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस कर रहा है इस करंट करेक्टिव फेज में, तो वहां पे भी एक हमको एक टेक्निकल पुल बैक देख सकते हैं। तो ओवरऑल पुटिंग ऑल टुगेदर दिग्विजय जी, डेफिनेटली आई थिंक सो बैंकिंग शुड बी द लीडर, दे शुड कंटिन्यू टू बी लीडर गोइंग फॉरवर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक सो इंफ्रा स्पेस भी एक है जहाँ पे डेफिनेटली काफी ओवरडन हो गया है, काफी सेल ऑफ हो गया है पोस्ट बजट। हमें लग रहा है यहाँ से थिंग्स शुड गेट बेटर, लाइक सीमेंट कंपनीज की बात करें जहाँ पे Q4 की कमेंट्रीज भी काफी अच्छी है और एक्सपेक्टेशंस ऑफ नंबर्स टू बी वेरी गुड, तो सीमेंट भी मैं डेफिनेटली देखूंगा यहाँ से बाय करने। ओके ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेक्टर्स आप बता भी रहे हैं और उस पर हमारा नोटिस होगा, ये बाइट काट के सोशल मीडिया पे भी हम डाल देंगे सर, ताकि लोगों को ये पता लग पाए कि जिनके पास फिर भी थोड़े पैसे हैं या पहले की इन्वेस्टमेंट्स की हुए थोड़ा अरेंज कर रहे हैं मनी को, वो कहाँ पे और कैसे प्लेस करें। धर्मेश जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज टाइम निकाला, आपसे बातचीत हुई, अच्छा लगा। आपका स्वागत है। कुछ मेटल स्टॉक्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें से हिंडाल्को और सेल का नाम भी है। अमोल अठावले, दोनों शेयर्स में से क्या ज़्यादा पसंद है, हिंडाल्को या फिर सेल? हिंदाल्को के साथ जाना चाहूंगा, थोड़ा सा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहूंगा, बट हिंदाल्को का जो ओवरऑल फॉर्मेशन है वो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। ये वीक में भी अगर हम देखें तो अराउंड 8% तक का वीकली गेन हुआ है, अगर शॉर्ट टर्म एवरेजेस मीडियम टर्म एवरेजेस के भी ऊपर चल रहा है। एक ही कंसर्न है कि थोड़ा सा ओवरबॉट है और कहीं ना कहीं 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ जाएगा, तो वहां पे शायद थोड़ा सा पॉज स्टॉक ले सकता है। बट बाइंग ऑन डिप्स अगर मंडे या ट्यूसडे में आता है तो बाइंग ऑन डिप्स या सपोर्ट्स लेवल पे बाइंग करना आई थिंक बेटर फॉर्मेशन में लगता है। अगर हम सेल के बारे में अगर हम देखते हैं तो सेल का जो फॉर्मेशन है वो आज 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को जरूर क्रॉस किया है, बट एक स्टॉक एक रेंज में अटका हुआ है, तो शायद एक और कंफर्मेशन चाहिए बिकॉज मार्केट ओवरऑल जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा वीक साइड पे है। तो एक कंफर्मेशन के बाद अगर ये 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज या 110 ये लेवल के ऊपर अगर ट्रेड होता रहता है तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये पैटर्न में चेंज आएगा और ये कहीं ना कहीं 118 120 की तरफ बढ़ता हुआ हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। टेक सेल हिंडाल्को करीब 2% की तेजी 112 के लेवल्स पर सेल इस वक्त ट्रेड करता हुआ। इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ज्यादातर आपको नजर आएंगे। एक नजर मिड कैप इंडेक्स पर भी होनी चाहिए क्योंकि वहां पर गिरावट और ज्यादा गहराती हुई नजर आ रही है। गोदरेज इंडस्ट्रीज, राजेश जी एक राय आपसे जानना चाहेंगे। लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जबकि गोदरेज इंडस्ट्रीज में हम मजबूती का रुझान देख रहे हैं। आज के सत्र में भी गोदरेज इंडस्ट्रीज करीब 10% चला है और 3 ट्रेडिंग सेशन के ट्रेंड को अगर आप देखेंगे करीब 30% की तेजी दिखा चुका है। बिग शो ऑफ द डे, एग्जिस्टिंग पोजिशंस अगर किन्हीं की हैं तो उनके लिए राय क्या होगी और टेक्निकली चार्ट्स पर आपका टेक क्या होगा? बाइंग एक्शन देखने को मिला थ्रू आउट द वीक, ऑलमोस्ट 37% के गेन करंट वीक में इस तरीके के मार्केट में स्टॉक ने रजिस्टर किए एंड वॉल्यूम एक्शन भी काफी इंकरेजिंग है। अगर हम वीकली मंथली चार्ट देखें तो ये करंट वीक का हमें लगता है कि काफी बाइंग एक्शन यहाँ पे इमर्ज होते हुए दिखी है करेक्शन के बाद। अब यहाँ पे जिनके पास पोजीशन है उनके लिए जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो करीब अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1030 के आसपास ले आए, 30-35 के आसपास। और स्टॉक को जो अभी सप्लाई जोन इमीडिएट बेसिस पे दिख रहा है वो है करीब 1150 के आसपास, तो उसके आसपास आता है तो एक बार आइदर रिव्यू करें या पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज की तेजी पर एक टेक इस वक्त आपको मिलता हुआ, लेकिन इस बीच बाजार में भले ही हम कमजोरी का रुझान या कमजोरी लगातार बढ़ती हुई देखते हैं, लेकिन बिजनेस वाइज अगर आप देखेंगे लगातार कंपनियां जो हैं अपने बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर, नए डेवलपमेंट्स को लेकर सजग हैं। और इसी कड़ी में हम लगातार कॉर्पोरेट से, मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं और वो बातचीत जो है वो आपके सामने रखते हैं ताकि निवेश से ठीक पहले आपको पता चले कि कंपनी एग्जैक्टली कर क्या रही है, किस तरह के प्लान्स है, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच क्या है। इसी कड़ी में क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स से हमने बातचीत की। कंपनी का प्रीमियम फैन सेगमेंट और किचन सेगमेंट में फोकस बढ़ाने का विचार है। हमसे खास बातचीत में कंपनी के एमडी और सीईओ प्रोमित घोष ने कहा कि नए सेगमेंट में भी वे मौके तलाश रहे हैं। आइए एक बार आपको सुनाएं।
हमारे साथ एक बहुत खास बातचीत में जुड़े हैं मिस्टर प्रमीत घोष, जो कि एमडी और सीईओ हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ईटी नाउ स्वदेश में, और बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको, आपने प्रेजेंटेशन दी, ऐसा पूरा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का पोर्ट्रे हमको समझाया। आपसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि क्रॉम्पटन एक लेगेसी ब्रांड है, हम ये जानना चाहते हैं कि किचन सेगमेंट, किचन अप्लायंसेस सेगमेंट में आपका बहुत उम्दा देखा गया है, ग्रोथ देखी गई है, उसमें और आपका फोकस एरिया क्या रहेगा, कैसी ग्रोथ है 2025 में, आपकी क्या क्या उम्मीद है कि और बढ़ेगा कि स्टेबल रहेगा, हम आपसे जानना चाहते हैं। आप शुक्रिया। आपने जैसे कहा किचन अप्लायंसेस में हमने कदम बढ़ाया है और काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। तो आगे जाकर के इस सेगमेंट में हमें लगता है कि हम और ग्रो करते रहेंगे। इस सेगमेंट में हमारी जो ग्रोथ आई है वो क्रॉम्पटन में सबसे बेहतर है और आप अगर इंडस्ट्री में भी देखें तो काफ़ी अच्छा है दूसरों के तुलना में। तो इस सेगमेंट में हम लोग आगे जाकर के भी नए प्रोडक्ट्स भी लाएंगे। जो फ़िलहाल प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी नए वर्जन्स लाएंगे। तो हमें ये लगता है कि क्रॉम्पटन का जो ब्रांड है, जो क्रॉम्पटन की डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको उनसे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है हमें, और इंशाल्लाह इस बिज़नेस में हम बेहतर करेंगे आगे जाकर के। बिल्कुल मिस्टर घोष, आपने इस बारे में भी बात करी कि जो मेन कोर आपका फोकस होगा वो रीन्यूएबल एनर्जी के साथ भी होगा। सोलर पैनल्स आगे का फ्यूचर है, इंडिया का, पूरी इंडस्ट्री का भी फ्यूचर है। हमें ये जानना है कि आपका फोकस इस पे और बढ़ता रहेगा, और साथ ही साथ एक और पॉइंट, मार्केटिंग और ब्रांडिंग में आपकी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स, आप उसके बारे में भी फोकस करें। तो ये दो चीजों पे आप थोड़ी लाइट डालिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज के दिन गवर्नमेंट के दो फोकस एरियाज हैं। वो एक फोकस है गवर्नमेंट का सस्टेनेबिलिटी, हाँ, एनर्जी एफिशिएंसी, और दूसरा गवर्नमेंट का फोकस है आत्मनिर्भरता। इन दोनों चीज में हम गवर्नमेंट का बराबर के साथ देना चाहते हैं, दोनों में। हाँ, तो एनर्जी एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी में बहुत फोकस है हमारा। आज ही के दिन हमने जो नए प्लेटफॉर्म्स की घोषणा की है, उनमें फंडामेंटल ये है कि आज के दिन जो मोटर्स अवेलेबल हैं, BLDC हो या इंडक्शन मोटर हो, इनमें अगला पायदान ले जाना चाहते हैं इनको। ओके, तो ये थे क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर के मैनेजमेंट कंपनी के एमडी और सीईओ प्रमीत घोष, हमसे बातचीत करते हुए। कंज्यूमर की बदलती ज़रूरतों पर फोकस है लगातार, और ये तो हम जानते हैं कि फैन सेगमेंट में मार्केट लीडर में शुमार है कंपनी। इसके अलावा भी नए सेगमेंट्स में एंट्री के मौके तलाश रही है। तेजस जी, क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर मैनेजमेंट से बातचीत, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच तो नज़र आ रहा है, लेकिन चार्ट्स पर क्या टेक मिल रहा है, चार्ट्स पर किस तरह की रीडिंग है, वो आप बताइए। देखिए, अगर ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर वीक ही है। स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। खाली एक ही पॉजिटिव है कि रिसेंटली अभी जो स्टॉक ने अभी एक नया स्विंग लो बनाया है, तो RSI जो डायरेक्ट इंडिकेटर है उस पर थोड़ा पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा है। तो मेरे हिसाब से एक हल्की सी पुलबैक रैली आ सकती है स्टॉक में। 323 का एक सपोर्ट है, जब तक होल्ड कर रहा है मुझे लग रहा है ये स्टॉक ऊपर में 345 का लेवल छू सकता है, और 345 का लेवल अगर सरपास किया तो 360 तक भी जा सकता है। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, बट क्योंकि स्टॉक ओवरसोल्ड है और थोड़ा पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा है, यहां से एक हल्की सी पुलबैक रैली आ सकती है स्टॉक में। है चार्ट स्ट्रक्चर वीक नजर आ रहा है, लेकिन 345 तक के लेवल्स जरूर देखे जा सकते हैं पुल बैक में, ये राय मिलती हुई क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर। लेकिन चलिए आगे बढ़ते, और अब हमारे अगले सेगमेंट मार्केट एट 3 का वक्त हो गया है।
मार्केट एट 3 में एक्सचेंजेस पर आई सारी इंपॉर्टेंट खबरें लेकर गौरव है हमारे साथ। गौरव, थोड़ा इंतजार करना पड़ा आपको, 3:05 हो गए हैं। गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। आज मार्केट एट 3 में सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईटीआई के साथ। अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो कहीं पे अपर सर्किट में ये लॉक हुआ है और इसका मेन रीज़न ये है कि 22 एकर्स लैंड जो है वो कंपनी ने बेचा है बैंगलोर में, जिसका वैल्यू होने वाला है 200 करोड़। अभी इसमें से 100 करोड़ कंपनी को ऑलरेडी मिल चुका है और 100 करोड़ जो है वो कंपनी को मिलने वाला है। और इसके बाद हमने देखा इस शेयर में एक तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा बात करते हैं सीआई ऑटोमेटिव्स की। अगर हम नंबर्स की बात करें तो कुछ वीकनेस जो है इस क्वार्टर में हमें इन कंपनी की तरफ से देखने को मिला था। अगर हम बात करें नेट रेवेन्यू की तो वहाँ पे कहीं पे लगभग 6% डिक्लाइन देखने को मिला और इसी के साथ साथ एबिटा मार्जिन जो है वहाँ पे भी 40 बेसिस पॉइंट का कंप्रेशन जो है वो देखने को मिला। और इसी के बाद हमने देखा आज के दिन में एक प्रेशर जो है इस स्टॉक में बनते हुए देखने को मिला। इसके अलावा बात करते हैं सिप्ला की। यहाँ पे दो खबरें थी। पहले तो सिप्ला के एक मेडिसिन के लिए यूएसएफडीए की तरफ से अप्रूवल मिला था, बट इसी के साथ साथ यूएसएफडीए ने कहीं पे गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर एक इंस्पेक्शन किया था उसके नवी मुंबई के प्लांट पे, जहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं कंपनी को फॉर्म 483 के अंडर। और उसके बाद हमने देखा कि आज के दिन में थोड़ा प्रेशर जो है इस स्टॉक पे भी देखने को मिला था। टाटा स्टील की अगर बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी जो है आज के दिन में देखने को मिली और इसका मेन रीजन ये है कि कंपनी ने कहीं पे लगभग $300 मिलियन के शेयर जो है वो खरीदे हैं अपने होल्डी ओन सब्सिडरी का टी स्टील कंपनी का। और इसके बाद हमने देखा आज के दिन में एक अच्छी तेजी जो है इस स्टॉक में देखने को मिली थी। आखिर में बात करते हैं वेदांता की। कंपनी ने कहीं पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है जिसके चलते हुए कहीं पे बिल्डिंग एंड ऑपरेशन जो है वो होगा कंपनी की तरफ से। कैप्टिव न्यूक्लियर प्लांट के लिए कंपनी जो है वो बिड्स जमा कर रही है। ये जो न्यूक्लियर प्लांट है वो लगभग 5000 मेगावाट का होने वाला है। और जैसे हमने देखा है कि पिछले ही कुछ दिनों में वेदांता पहले से ही फोकस में था क्योंकि डीमर्जर के लिए भी अप्रूवल मिला है। और इस न्यूज़ के बाद आज के दिन में भी हमने देखा कि एक ग्रीन शेड जो है वो कंपनी के शेयर प्राइस में हमें देखने को मिली थी। तो खबरों के दम पे आज के दिन में इन सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र बनी थी क्योंकि एक अच्छा एक्शन जो है इन सब स्टॉक्स में हमें देखने को मिला था। शुक्रिया ये तमाम खबरें बताने के लिए। तो जहां पर एक्शन हो रहा है वो आपको हम नोटिस करवा रहे हैं। आखिरी जो खबर बताई गौरव ने वो वेदांता को लेकर थी। कंपनी 5000 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएगी और उसके लिए पार्टनर की तलाश भी कर रही है। अच्छा, ये पूरी तरह से कैप्टिव पावर प्लांट होगा, यानी कि कंपनी अपनी ऑपरेशंस को चलाने के लिए ही इस प्लांट का इस्तेमाल करेगी। वेदांता में पिछले 5 सत्र से हम तेजी देख रहे हैं। राजेश जी, एक क्विक चेक आपसे चाहिए वेदांता के शेयर पर। वेदांता आपको मेटल में कैसा लग रहा है, या फिर कोई दूसरा शेयर अगर अच्छा लग रहा हो तो वही बता सकते हैं आप। तो देखिए, मेटल में टाटा स्टील तो हमने ऑलरेडी बाय दिया है शो की शुरुआत में। वेदांता भी हमें यहाँ पे पसंद है और हिंडाल्को भी पसंद है। वेदांता में भी अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे जब तक ये स्टॉक 415 के ऊपर सस्टेन है, हमें लगता है इसका ट्रेंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इंटेक्ट रहेगा बुलिश साइड में। तो 415 410 इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। और ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो इस करेक्शन के बाद ये स्टॉक उस लेवल के आसपास ही अवेलेबल है। ऑन द हायर साइड यहाँ पे 448 450 के जोन को अगर ये क्रॉस करने में कामयाब होता है तो इस स्टॉक में फिर अच्छी चाल देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स 480 490 जोन ऑल्सो। बट लुकिंग एट द मार्केट कंडीशन, आई थिंक यहाँ पे छोटे ही टारगेट 448 के लिए बाय किया जा सकता है। और बाकी दूसरे मेटल में टाटा स्टील ऑलरेडी बाय दिया हुआ है, वहां पे तो तेजी हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। हिंडाल्को का स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रांग देखने को मिला है। वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से पिछले स्विंग का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है, हमें लगता है ये जब तक अब 638 के ऊपर सस्टेन है, इसके नेक्स्ट टारगेट 675 680 की तरफ भी बनते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टाटा स्टील को लेकर व्यू, वेदांता को लेकर भी व्यू। और वेदांता को लेकर खबर ये भी आई थी कि इनके शेयर होल्डर्स ने और क्रेडिटर ने डिमर्जर को मंजूरी दे दी है। ये कंपनी 5 हिस्सों में बढ़ जाएगी। देखते हैं सब चीज़ें कब तक होती हैं, फिलहाल प्रक्रिया में है। लेकिन चलिए अब ये जान लेते हैं कि आपके लिए ऑप्शंस में ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कहां पर आप मौके देख रहे हैं बाजार में। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। सो आज हमें फार्मा काउंटर में वीकनेस नजर आ रहा है और उसी का जो स्टॉक है लॉरेस लैब, यहाँ पर भी एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आता हुआ दिखाई दे रहा है और इंडिकेटर जो ऑसिलेटर ये दोनों ही नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। सो ओवरऑल आज इसमें 100 DMA के लेवल के नीचे ये क्लोजिंग दे सकता है आने वाले समय में भी। तो मुझे लगता है कि इस काउंटर में वीकनेस बना रहेगा। तो हमें 520 का पुट ऑप्शन बाय करके चलना है लॉरेस लैब में अराउंड 7 to 9 रुपीज के आसपास। और इसमें जो हमारे जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं अराउंड 23 रुपीज के।
और हमें यहाँ पे 2 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। तो अगर जो मैक्सिमम रिस्क बनता हुआ आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 3640 रुपीज का, और जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है अगर एक्सपेक्टेड टारगेट अचीव होते हैं तो रिवॉर्ड आ रहा है 7280 रुपीज का। ठीक है, लॉरस लैब 520 रुपए का आपको पुट ऑप्शन खरीदना है, 7 से 9 रुपए की रेंज में मिलेगा। लक्ष्य 23 रुपए का, स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है 2 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 7280 का, अधिकतम नुकसान करीब करीब आधा उसका 3640 रुपए का आपको इसमें नुकसान हो सकता है प्रति लॉट की। ये कैलकुलेशंस हैं। लॉरस लैब हमने देखा है कि ये 650 रुपए के भाव से लगातार ये गिरते हुए शेयर आ गया है 520 के भाव पर। पिछली बार भी यहाँ आकर सपोर्ट लिया था, देखते हैं कि इस बार सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है। फिलहाल आपके लिए पुट खरीदने की सलाह है लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आज के सत्र में हम ये देख रहे हैं कि मिड कैप में कुछ वो शेयर जो पिटाई के शिकार हुए थे उनमें रिकवरी चल रही है। बंधन बैंक में आज ठीक ठाक खरीदारी है, आरबीएल भी वैसे चल रहा था, लेकिन बंधन में आज की तेजी के पीछे की वजह क्या है ये जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी गौरव जवलकर फिर से जुड़ गए हैं। गौरव, बंधन बैंक क्या रीजन है और क्या लगता है कि ये जो तेजी थोड़ी सी बनी है ये टिक पाएगी? जी हाँ, अगर हम बात करें बंधन बैंक की तो कहीं पे CLSA की तरफ से काफ़ी बुलिश व्यू जो है इस बैंक पे हमें देखने को मिल रहा है। उन्होंने हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म रेटिंग दिया है, जो कि पहले आउट परफॉर्म रेटिंग पे था, जबकि जो टारगेट प्राइस है वो उन्होंने रखा है 220 रुपये पे, जो कि यहाँ से भी लगभग 30 to 40% का अपसाइड दिखाता है। उनका मानना यह है कि अगर हम बात करें बंधन बैंक की तो MFI सेगमेंट में एक अच्छा प्ले हो सकता है, क्योंकि अगर हम बैंक की बात करें तो कहीं पे सिक्योर्ड लोन की तरफ भी बैंक जो है वो माइग्रेट करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ MFI में भी बैंक का एक्सपोजर है, जिसकी वजह से जो निम्स है वो ज़्यादा रह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्लिपेजेस की तो पिछले क्वार्टर में कहीं पे 8% स्लिपेजेस थे बंधन बैंक के, जो कि उसके पीयर्स के मुताबिक काफ़ी अच्छा रिजल्ट था, ऐसे CLSA का मानना है। आगे जाके अगर हम बात करें मैनेजमेंट तो वहाँ पे भी हमने देखा है कि मैनेजमेंट में फिलहाल में ही चेंजेस देखने को मिले, तो कहीं पे भी कुछ लेगेसी में जो बाकी सब लोन्स थे या फिर बाकी जो बर्डन था वो आगे हमें मैनेजमेंट की तरफ से नहीं जाते हुए देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जो सिक्योर्ड लोन की तरफ पोर्टफोलियो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से एक अच्छा प्ले जो है बंधन में देखने को मिल सकता है। आखिर में अगर हम बात करें वैल्यूएशंस की तो CLSA का मानना है कि अगर हम 220 रुपए का टारगेट भी पकड़े तो भी लगभग 1.2 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू आती है FY26 के अर्निंग्स को देखें तो। और इसी के साथ साथ फिलहाल के लिए अगर हम बंधन बैंक के अर्निंग्स को देखें और प्राइस टू बुक को देखें तो लगभग 1 टाइम पे जो बैंक है वो ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छा और एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। और इसी की वजह से एक बुलिश व्यू बंधन बैंक के तरफ बनते हुए देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ जो टारगेट प्राइस है उसको देखते हुए जो स्टॉक प्राइस है उसमें भी एक पॉजिटिव रिएक्शन हमें आज के दिन में देखने को मिला। तो आगे जाके भी इस बैंक पर नजर रखना जरूर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गौरव। तो CLSA पर इस पर बुलिश है। अमोल, आपको क्या कोई यहाँ से तेजी दिख रही है? चार्ट ऐसे क्या इंडिकेट कर रहे हैं? हालांकि 2-3 सत्र से थोड़ी थोड़ी सी बाइंग आ रही है, बट कितनी टिकेगी कहना मुश्किल होता है। मतलब बंधन बैंक को लेकर, आरबीएल को लेकर ये सवाल हमेशा मन में रहते हैं। जी बिल्कुल, ये पुल बैक ही है और पुल बैक ही कंटिन्यू रह सकता है। बट अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं या थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू देखते हैं तो अभी भी स्टॉक का जो लार्जर टेक्सचर है वो अभी भी वीक साइड पे ही है। लोअर टॉप्स फॉर्मेशन है और जब भी ये रैली फेल हो रही है और जो करेक्शंस आ रहे हैं वो भी काफी शार्प है। तो मुझे लगता है ये पुल बैक के रैली के साथ जरूर देखा जा सकता है 1 या 2 दिन के लिए। ट्रेड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए मुझे लगता है 136 135 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा, उसके ऊपर रहता है तो ये पुल बैक फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं 145 और 150 एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। ये व्यू बाजार में हम देखने की थोड़ी सी हल्की सी रिकवरी लोअर लेवल से आई है, और वो रिकवरी आप ये कह सकते हैं कि HDFC बैंक से थोड़ा सा सपोर्ट मिला है। HDFC बैंक का शेयर हम देख रहे हैं कि अब हरी निशान में आके कारोबार कर रहा है। हालांकि भाव 1700 रुपये के नीचे ही है, बट अच्छा संकेत है। HDFC बैंक अगर अपने जो कल फॉल आई थी अगर उसको रोकने में अगर आज ये कामयाब हो पाया तो ये ठीक ठाक संकेत है। HDFC बैंक, राजेश जी आपसे व्यू चाहिए, क्या तेजी के लिए ठीक है? क्योंकि एक दिन के करेक्शन के बाद अपने आप को संभाल लिया अच्छे से बैंक ने। तो आई थिंक देखिए HDFC बैंक में अप स्लोपिंग चैनल का ब्रेकडाउन यहाँ पे होते हुए दिखा था। तो वो ब्रेकडाउन जो था वो लेवल है करीब 1700 रुपए के आसपास, 1705 के आसपास। अगर ये स्टॉक वापस 1705 के ऊपर रिगेन करने में कामयाब होता है तो हमें लगता है फिर यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी ये मोमेंटम बढ़ते हुए दिखे, क्योंकि स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम पिछले
4-5 वीक में देखें तो एक स्टेबल स्ट्रक्चर ही रहा है। अब जरूर एक गिरावट के कारण स्टॉक ने अपने इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए दिखा है। तो हमें लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। एट दिस जंक्चर जो लेवल डाउन साइड में मॉनिटर करना है वो है करीब 1665 के आसपास। अगर ये इसके नीचे नहीं फिसलता है और पुल बैक में 1705 के ऊपर क्रॉस होता है तो फिर वहां पे ट्रेड लिया जा सकता है 1740-1750 के लिए। 1750 के लिए एक अटेम्प्ट ले सकता है एचडीएफसी बैंक का शेयर यहां से। ये व्यू बाजार में हम देखें कि थोड़ी सी हल्की सी रिकवरी लोअर लेवल से आई है और वो रिकवरी आप ये कह सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक से थोड़ा सा सपोर्ट मिला है। एचडीएफसी बैंक का शेयर हम देख रहे हैं कि अब हरी निशान में आके कारोबार कर रहा है, हालांकि भाव 1700 रुपये के नीचे ही है, बट अच्छा संकेत है। एचडीएफसी बैंक अगर अपने जो कल फॉल आई थी अगर उसको रोकने में अगर आज ये कामयाब हो पाया तो ये ठीक ठाक संकेत है। एचडीएफसी बैंक, राजेश जी आपसे व्यू चाहिए, क्या तेजी के लिए ठीक है? क्योंकि एक दिन के करेक्शन के बाद अपने आप को संभाल लिया अच्छे से बैंक ने। तो आई थिंक देखिए एचडीएफसी बैंक में अब स्लोपिंग चैनल का ब्रेकडाउन यहाँ पे होते हुए दिखा था। तो वो ब्रेकडाउन जो था वो लेवल है करीब 1700 रुपए के आसपास, 1700-1705 के आसपास। अगर ये स्टॉक वापस 1705 के ऊपर रिगेन करने में कामयाब होता है तो हमें लगता है फिर यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी ये मोमेंटम बढ़ते हुए दिखे, क्योंकि स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम पिछले 4-5 वीक में देखें तो एक स्टेबल स्ट्रक्चर ही रहा है। अब जरूर एक गिरावट के कारण स्टॉक ने अपने इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए दिखा है। तो हमें लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। एट दिस जंक्चर जो लेवल डाउन साइड में मॉनिटर करना है वो है करीब 1665 के आसपास। अगर ये इसके नीचे नहीं फिसलता है और पुल बैक में 1705 के ऊपर क्रॉस होता है तो फिर वहां पे ट्रेड लिया जा सकता है 1740-1750 के लिए। 1750 के लिए एक अटेम्प्ट ले सकता है एचडीएफसी बैंक का शेयर यहां से। भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही रिसर्चर्स भी, जिन्हें नागर से हम ये जान लेते हैं कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के शेयर में आज ज़ोरदार तेज़ी क्यों बनी है। जिन्हें आप बताएं आप। बिल्कुल, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में आज हमें तेज़ी नजर आ रही है, करीब करीब 5% का उछाल नजर आ रहा है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है जहां पे उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी, जो टारगेट प्राइस है वो है 330 रुपये का। ओवरऑल उनका मानना है कि कंपनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देख रही है। कंपनी एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी डेवलप कर रही है पोर्ट कर्नाटका में, वही उसके साथ जेएनपीए के साथ उन्होंने अग्रीमेंट भी साइन किया है 2 लिक्विड बर्थ बनाने के लिए। इसके अलावा जोग्राफिकली वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी नज़र आ रही है। जो यूएई में उनका पोर्ट ऑफ फुरोजिया है वहाँ पर भी उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है बल्क कार्गो ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के लिए। इसके अलावा एक एग्रीमेंट के अलावा जो मोतीलाल ओसवाल को लगता है ड्राइव करेगा कंपनी का अर्निंग्स, वो है कैपेसिटी रैंप अप जो हमें नज़र आ रहा है, और जो थर्ड पार्टी शेयर इंक्रीज होता हुआ जो नज़र आएगा वो कंपनी का ग्रोथ आगे लीड करेगा उनको नज़र आ रहा है। इसीलिए वॉल्यूम्स ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है उनका करीब करीब 14% CAGR से वॉल्यूम ग्रो करेगा। वहीं रेवेन्यूज़ की बात करें तो उनका मानना है कि 22% से हमें रेवेन्यू CAGR भी देखने मिलेगा आने वाले 3 फिस्कल ईयर्स में। डब्ल्यू इंफ्रा को लेकर कुछ एक ट्रिगर्स से आपके सामने काम करते हैं, टेक्निकल चेकआउट भी करवा लेते हैं। तेजस भाई जरा चेक करना, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ये 250 रुपये के आसपास वाला शेयर है। बहुत सारे शेयर हैं जेएसडब्ल्यू के नाम से, इसलिए स्पेसिफिक होकर बता रहा हूँ। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जो 250 रुपये के आसपास का है, 8% ऊपर है, 400 का टारगेट आया है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की हम बात करें तो ये स्टॉक ने एक अच्छी खासी आज रैली दिखाई है। अगर इसका वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे तो 200 दिन की जो वीकली मूविंग एवरेज है वहां पे ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई वीकली चार्ट पे, जो अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल के संकेत दे रहे हैं। आज की जो रैली हुई है वो वॉल्यूम के साथ हुई है और स्टॉक अभी जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और सस्टेन कर रहा है। मुझे लग रहा है ये रैली कंटिन्यू होगी और ऊपर में जो स्टॉक है उसकी 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है 274 के करीबन, तो ये स्टॉक यहां से एक रैली करके 274 का लेवल टेस्ट कर सकता है।
इस वक्त मिलती हुई और साथ साथ आपको इसके पीछे की रिसर्च और वजह भी JSW इंफ्रा की अगर बात करें 8% के ज़बरदस्त एक्शन के साथ स्टॉक में फिलहाल ट्रेड देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते के मार्केट के ट्रेंड को अगर आप देखेंगे लगातार दूसरा हफ्ता है जबकि मार्केट ने डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखाए हैं। लूजिंग कैंडिडेट्स की अगर बात करें M&M, भारती एयरटेल जैसे स्टॉक्स रहे जो कि लगातार बिकवाली का दबाव झेल रहे थे। मिड कैप में भी लगातार सेकेंड वीक ऑफ लॉसेस कह सकते हैं। स्मॉल कैप में हमने देखा इस हफ्ते थोड़ा एक्शन जरूर देखने को मिला, लेकिन लास्ट डे ऑफ द वीक अगर देखें चाहे बेंचमार्क से और ब्रॉडर मार्केट्स हो सारे के सारे थकान महसूस कर रहे हैं। BTST STBT ट्रेड्स लेने की कोशिश करते हैं हमारे एक्सपर्ट से। राजेश जी आप बताइए, कोई BTST STBT या फिर नो ट्रेड का ऑप्शन भी आप ले सकते हैं? तो आई थिंक मानसी जी मैं नो ट्रेड के ऑप्शन के साथ जाऊंगा, क्योंकि मार्केट किस डायरेक्शन में ओपन होगा ये भी अभी समझ में नहीं आ रहा है मंडे के लिए, क्योंकि हम 22,800 के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं और ये छठी बार मार्केट उस लेवल के पास अब आके बंद हो रहा है जो कि हर बार मार्केट ने बचाया है। तो ये देखना होगा कि अब फाइनल कॉल मार्केट क्या लेता है। तो हमें लगता है अगले हफ्ते ही समझ में आएगा कि वो मार्केट अब यहाँ से किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहता है। तो हमें लगता है कि उसके बाद ही यहाँ पे फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करेंगे अब मंडे में। राजेश जी आई सेकंड द थॉट एंड रैशनल है आपका नज़रिया। और इस बीच सेक्टर स्पेसिफिक भी मेटल्स में हमने देखा इस महीने एक महीने के हाईज छूते हुए इस हफ्ते देखने को मिले। मेटल इंडेक्स था जो कि परफॉर्म कर रहा था। इसके अलावा एनर्जी, रियल एस्टेट, PSU बैंक कैटेगरी अगर आप देखेंगे सारे के सारे एक साल के निचले स्तर पर गिरते हुए भी नजर आए। तेजस जी आपकी तरफ से कोई BTST STBT या फिर आप भी नो ट्रेड का ऑप्शन लेंगे? नहीं, मेरे पास ट्रेड है BTST के लिए। जो स्टॉक काफी आउट परफॉर्म कर रहा है इन स्पाइट ऑफ फॉल इन अ ब्रॉडर मार्केट। और निफ्टी में वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है। स्टॉक 20 दिन और 10 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली ये स्टॉक ने एक रैली करके एक साइडवेज कंसोलिडेशन में स्टॉक चला गया और आज के सत्र में एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हुई है डेली चार्ट पे, जो एक बुलिश पैटर्न है। तो मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस में BTST कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 8,280 और इसका पहला लक्ष्य रहेगा 8,550 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 8,625 का। 8,550 8,625 तक भी जाने का दमखम रखता हुआ बजाज फाइनेंस। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर बजाज फाइनेंस अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एंट्री पॉइंट्स दे रहा है और लगातार बजाज ट्विंस एंड इन पर्टिकुलर बजाज फाइनेंस ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर होता है। तेजस जी की भी मोहर इस पर लगती हुई खरीदारी के मौके आज BTST से लेकर जाया जा सकता है। अमोल आपकी तरफ से कोई BTST या STBT ट्रेड? एक स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा, एशियन पेंट के साथ जाना चाहूंगा। कैरियर फॉरवर्ड बाय के लिए अच्छा लग रहा है। 2240 के आसपास उसका स्टॉप लॉस रहेगा और अगर ये बाउंस बैक कंटिन्यू रहता है तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं 2280 और 2300 की तरफ बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। ये वीक में भी अगर हम देखें तो स्टॉक में इतना दबाव नहीं था, कंसोलिडेट हो रहा है और पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। मार्केट भी अगर हम देखते हैं तो 22,800 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर बाउंस बैक आता है तो एशियन पेंट भी कंट्रीब्यूट करने के चांसेस चार्ट पे दिख के आ रहे हैं। एशियन पेंट्स में तेजी यहाँ से और बढ़ सकती है ऐसा लगता है अमोल को। दो और शेयरों पर जरा व्यू लेना चाहेंगे राजेश जी आपसे। एक तो है बाटा इंडिया जो कि कुछ टाइम के बाद FNO का पार्ट नहीं रहेगा। बड़ा मतलब बाटा के बारे में हम इमेजिन नहीं कर पाते कि FNO में नहीं होगा शेयर, ये काफ़ी फेवरेट स्टॉक रहा है। और दूसरा KEI इंडस्ट्रीज, पिछले 2-3 सत्र से हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक मूव बना है, हालांकि आज ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर आया है। बाटा और KEI दोनों को लेकर गाइड कीजिए, क्या ये तेजी और बढ़ेगी और क्या नए सौदे ले सकते हैं? देखिए बाटा इंडिया में पुलबैक का ट्रेड तो बना है, हालांकि स्ट्रक्चर इसके देखें तो वीक ही है। सीरीज ऑफ लो टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है बाटा में। जरूर एक रिकवरी का अटेम्प्ट करते हुए दिख रहा है, लेकिन रिकवरी में हमें लगता है इसका जो हर्डल बना हुआ है वो करीब 1350 के आसपास है। जब तक वो क्रॉस नहीं करता है तो ये एक छोटे ही दायरे के लिए हमें लगता है कि ट्रेड मिलेगा। तो अगर आपको 3 से 4% के अपसाइड के लिए यहाँ पे ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा करीब 1280 के आसपास। और KEI में भी पुल बैक तो बना है, हालांकि इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो तो बुलिश ही है। लेकिन जरूर यहाँ पे हम देखें कि मंथली वीकली चार्ट पे एक सप्लाई प्रेशर देखने को मिला है।
और स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे इसके जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बने हुए हैं वो करीब है 3800 और 3780 के आसपास। जब तक ये लेवल होल्ड है शायद यहाँ पे हमें लगता है पुल बैक एक्सटेंड होते हुए दिखे। अपसाइड में 3980 4000 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। ठीक है, KEI को लेकर ये व्यू। एक और शेयर राजेश जी आप जरा चेक कर लीजिए, और वो है रैलिस इंडिया का। आज हम देख रहे हैं कि जो गेंस है उसको बना के रखने में ये कामयाब है। हालांकि लगातार 5 सत्र की बिकवाली आई थी। टाटा केमिकल इसकी पेरेंट कंपनी है रैलिस इंडिया की, तो टाटा ग्रुप की पेरेंटेज भी है। खैर वो तो एक फंडामेंटल चीज होगी, लेकिन चार्ट्स में किस तरह के आप मूव देख रहे हैं? चार्ट में ओवरऑल देखें स्ट्रक्चर तो वीक ही है, कमजोरी है। लेकिन अब ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से हमने देखा कि सभी मिड कैप में और सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स में बहुत मोमेंटम बने हैं नीचे से पिछले 2-3 दिनों में। तो सेम इफेक्ट यहाँ पे भी देखने को मिला है। बट स्टिल हमें लगता है जब तक ये 222-223 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता है तो थोड़ा अभी अवॉइड करेंगे। दो 2.5 मिनट के बाद बाजार बंद हो जाएगा। क्वेश्चंस तो खबर नहीं लेता क्योंकि अब लेने का कोई मतलब ही नहीं है। जो 6 घंटे में ट्रेड नहीं हो पाया वो लास्ट के 6 सेकंड में कैसे होगा। हाँ, अभी राजेश जी ने एक बात और इम्पॉर्टेंट बोली कि कोई भी चीज़ को ज़्यादा एक्सेस में मत लेके जाओ। ओवर आप लेके जा रहे हो सैटरडे संडे के लिए और उसके बाद मंडे को जब आप ट्रेड करोगे। हालांकि मेरे को उम्मीद नहीं है कि गैप अप गैप डाउन होगा, लेकिन क्योंकि नया हफ्ता है, फिर एक्सपायरी का हफ्ता भी है, तो प्रेशर या फिर प्रेशर से राहत दोनों चीज़ें मिल सकती है। इसलिए कोई भी एवरेज मत करो। आज का दिन तो वैसे भी शांति से निकलना ही था, वो निकल गया। मार्केट ने भरपूर अटेम्प्ट की कि किसी तरह से अपने लेवल्स को मैं बचा के जा पाऊँ, लेकिन उन लेवल्स के बिल्कुल नियर बाय बंद कर रहा है। जैसे 49,000 के भी ऊपर आया लेकिन नीचे बंद हो रहा है। अभी ये 22,800 तक पहुंचा लेकिन 12-13 पॉइंट नीचे बंद हो रहा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि मार्केट्स हैं तो अपने सपोर्ट पे, अगर आप उसको एरिया यानी कि छोड़ देते हो थोड़ा 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे, तो अभी भी सपोर्ट पे है, कुछ खास बिगड़ा नहीं है। पिछली बार की अगर आपको एक्सपायरी याद होगी तो अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर पिछली बार की एक्सपायरी में आई थी। इस बार की एक्सपायरी का वीक भी कुछ वैसा ही है। हम उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ से पिछली बार भी चले थे। तो उम्मीद करके चलते हैं कि इस बार शायद थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर मोमेंटो आ जाए। बट आएगा नहीं आएगा, ऐसे कियासों से अपना पैसा मत लगाना। जब आएगा तो आपको खुद दिख जाएगा। उसमें मेरे बोलने और आपके सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ज़्यादा, आपको खुद स्क्रीन से पता लगेगा। बड़े शेयरों का एब्सर्डिज्म यानी कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, साफ साफ समझ में आ रहा है। थोड़ा बहुत था कि हम ऑल टाइम हाई के आसपास HDFC लेकर चल रहे थे, लेकिन उसने थोड़ी दूरी बना रखी है। रिलायंस 1220 के भाव पे ऐसा चिपक रहा है कि यहाँ से 20 रुपये उसको ऊपर आने में आफत हो रही है। और भी कई शेयर ऐसे हैं जिनके कई क्रिटिकल लेवल्स ब्रेक हुए हैं। अगर आप इस हफ्ते का भी डाटा उठा के देखेंगे तो ये हफ्ता भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं गया। हालांकि इस हफ्ते की जो अचीवमेंट के तौर पर किसी को अगर खुशी हो सकती है तो ये कि हम 22,800 के आसपास हैं, और दुख ये हो सकता है कि हमने इसी हफ्ते में 23,000 का साथ छोड़ा और पूरा हफ्ता निकाल दिया, 23,000 पा नहीं पाए हम। विदेशी संस्थागत निवेशकों का वेट करते करते आंखें सूख गई, लेकिन वो आए नहीं। तो मेरे करण अर्जुन के अगले हफ्ते आएंगे पता नहीं। आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। जब इतने दिन निकाल दिए तो थोड़े दिन और भी निकाल देंगे। लेकिन एक चीज़ मार्केट के अंदर साफ समझ में आ रही है कि मार्केट एक ऐसी जगह पर आके रुका है जहां पर गलत फैसले होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपका खिज, आपकी दुख, आपका इरिटेशन वो साफ मार्केट के अंदर दिख रहा है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका है लीव द मार्केट और घूमने फिरने या और कामों में अपना मन लगाओ। इसलिए राजेश सर से मैंने पहला क्वेश्चन यही पूछा कि आप समय कैसे निकाल रहे हो। उन्होंने कहा मैं तो प्रेजेंटेशन बनाता हूँ ऑफिस में बैठ के। उन्होंने ये कहा हमारे पास तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उन सबकी क्वारीज में ही समय निकल जा रहा है। तो इसका मतलब वो कुछ नया नहीं ढूंढ रहे हैं, वो कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं मार्केट के अंदर। वो जो पुराना है उसी को ही थोड़ा चेक एंड बैलेंस करके ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे आपको भी करना है। कुछ नए के साथ मत आओ। 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करो। पहला, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन। दूसरा, गिरावट आए एक्यूमुलेशन। तीसरा, बाय राइट एंड सिट टाइट। बस ये 3 प्रिंसिपल्स को फिलहाल फॉलो किया जा सकता है। राजेश सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। तेजस शाह आपका भी शुक्रिया। अमोल जी आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और शुक्ला जी आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मेरे को
मानसी दवे को और अभिषेक सत्यव्रतम को आप फिलहाल इस कार्यक्रम से छुट्टी दे सकते हैं। सैटरडे संडे हम भी थोड़ा आराम कर लें, मैं तो बहुत ही निराश हूँ, देखते हैं क्या होता है। फिर मंडे को नए जोश, नए जुनून और नई उम्मीदों के साथ आएंगे। देखते हैं उम्मीदों पे पानी फिरता है या उम्मीदों पे रंग चढ़ता है। सोमवार आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।